आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी से आपका सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है द 19th सेंचुरी। देखिए इस 19th सेंचुरी में हम लोग टाइम पीरियड 1815 से लेकर 1914 तक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो पूरा का पूरा एक साल का टाइम पीरियड हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। पूरे तरीके से 1 सेंचुरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखा जाए तो 19th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ था पूरी दुनिया में, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड यानी कि ग्लोबलाइजेशन, है ना। किस प्रकार से लोगों का आइडिया एक जगह से दूसरी जगह शेयर हो रहा है, किस प्रकार से लोग अपने सोचने के तरीके को बदल रहे हैं, अपने खान पान के तरीके को बदल रहे हैं, किस प्रकार से उनके पास टेक्नोलॉजी का बदलाव आ रहा है ना। ये सारा कुछ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ था 19th सेंचुरी में, है ना। 1815 से लेकर 1914 के बीच में ऐसा क्या हुआ था, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ था 19th सेंचुरी में। ऐसा हम लोग किसी खास कंट्री के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं कि वहीं पे ऐसा कुछ हुआ था, है ना। हम लोग मोटा मोटी जो पढ़ने वाले हैं वो पूरे दुनिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। अलग अलग कंट्री में क्या हो रहा था उस समय पे, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं कि आखिर इन 100 साल के बीच में क्या क्या बदलाव आए थे, किन किन फील्ड में क्या क्या बदलाव आए थे, जानते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है द वर्ल्ड हैज़ प्रोफाउंडली द वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी। सही बात है, जो अभी जैसा कि कहा गया इसमें हम आप लोग जानेंगे कि कैसे चेंज हो रहा था। लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए कि 19th सेंचुरी में हमारा दुनिया पूरी तरीके से धीरे धीरे मतलब बदलाव उसमें हो रहा था, बदलाव उसमें आ रहा था, चेंजेस आ रहा था। किस तौर पे चेंजेस आ रहा था? इकोनॉमिक तौर पर, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंटरेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स वे टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज एंड रीशेप एक्सटर्नल रिलेशंस। मतलब कि इन सारे चीज़ों में हमारा एक करके बदलाव आ रहा था। इकोनॉमिक तरीके का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक रूप में बदलाव का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि कोई कंट्री बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है तो कोई कंट्री बहुत गरीब हो रहा है, कोई बीच में है, मध्यम वाला है ना। हर किसी यहाँ पे हर प्रकार का यहाँ पे था। जैसे कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि उस समय पे इंडिया और चाइना जो था वो दुनिया का सबसे अमीर कंट्री था। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि इकोनॉमिक तौर पे यानी कि आर्थिक तौर पर पैसे कौड़ी के मामले में उस समय पे भी यहाँ पे हमारा कंट्री अलग अलग कंट्री में अलग अलग बदलाव हो रहे थे। ठीक है, ये हो गया हमारा इकोनॉमिक तौर पर। उसके बाद हमारा पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक तौर पर भी हमारा बदलाव हो रहा था। कहीं पे कोई हमला कर दे रहा है, कोई किसी को लूट ले रहा है ना। इस प्रकार का ये भी चल रहा था। सोशल, समाज में भी अलग अलग प्रकार के बदलाव चल रहे हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि एक जगह पर दूसरी जगह, एक जगह से लेकर दूसरी जगह हमारा फूड ये सब का बार बार इंट्रोडक्शन होता जा रहा है। कल्चरली, अब जैसा कि आपने पढ़ा था कि सी रोड के माध्यम से लोग केवल और केवल गुड्स को एक्सचेंज नहीं करते थे, साथ ही साथ अपने आइडियाज़, अपने सोशल, कल्चर, कॉस्ट्यूम, इन सभी चीज़ों का भी लोग एक्सचेंज किया करते थे। तो कल्चर भी वहाँ पे हो रहा था। जैसे मान लीजिए कोई आदमी यदि इंडिया का अमेरिका गया तो क्या वो आदमी इंडिया वाला वहाँ पे अमेरिका में जाने के बाद क्या वो अपना डांस भूल जाएगा? नहीं, बिल्कुल अपना डांस याद रखेगा कि भाई हम लोग भारत में कैसे नाचते थे, है ना, या फिर कैसे गाते थे। तो वो कल्चर हो गया। तो वहाँ के लोगों के पास ये अपना कल्चर को फैलाएगा, वो लोग उसको जानेगा, सीखेगा, है ना। ये हो गया। और सबसे बड़ा जो मेरे नज़र में है वो है टेक्नोलॉजिकल बदलाव। टेक्नोलॉजिकल बदलाव देखिए, जब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं होता ना, जब तक लोग इधर से उधर मूव नहीं करते, तब तक एक टेक्नोलॉजी दूसरे देश में पहुंच ही नहीं पाता, है ना। आज हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं जो कि जापान का है, चाइना का है, अमेरिका का है, सऊदी अरेबिया का है। बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी हमारे पास है। ये कैसे आया हमारे यहाँ पे? हमने उनको परमिशन दे रखा है तभी तो आया वो, है ना। हमने किसी कंट्री पे पाबंदी नहीं लगाया है कि आप यहाँ पे आके अपने सामानों को नहीं बेच सकते हैं। तो वो सारे लोग यहाँ पे आते हैं, अपने सामानों को बेचते हैं, हम लोग उसके टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों में हमारा देश पूरी तरीके से अलग अलग कंट्री बदलाव खोज रहा था और बदलाव हो भी रहा था इसमें। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। फैक्टर्स इंटरेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स वेज टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज एंड रीसेप एक्सटर्नल रिलेशन का मतलब क्या हो गया? एक कंट्री दूसरे कंट्री से अपना किस प्रकार से जुड़ रहा था, किस प्रकार से वो बदलाव कर रहा था, है ना, किस प्रकार से अपने तौर तरीकों में वो चेंजेस ला रहा था, ये सारा कुछ उस समय पे हो रहा था। ठीक है, चलिए ये तो आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन यहाँ पे जान लिया। अब यहाँ पे देखिए 3 मूवमेंट के बारे में बात किया गया है आपके बुक में।
अबाउट 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लो। तो आपके बुक में मूवमेंट बोले या फिर फ्लो बोले, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। किन 3 मूवमेंट और किन 3 फ्लो का बदलाव बात किया गया है इस 100 साल के पीरियड में, जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि इकोनॉमिस्ट्स आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लो विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंजेज। मतलब कि ये जो आपने यहाँ पे टाइम पीरियड देखा 1815 से लेकर 1914 का, इस बीच में 3 चीज़ों का जो मूवमेंट था, यानी कि एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक जाना, ये बहुत कॉमन था, बहुत कॉमन था, बहुत ज़्यादा ये मूवमेंट हो रहा था। क्या ये मूवमेंट था, जानिए इसके बारे में देखा जाए। तो क्या लिखा, तो इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं, वो लोग जो कि थोड़ा बहुत अपने इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, कंट्री के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं। उन लोगों ने कहा कि इस टाइम पीरियड के बीच में 3 सबसे बड़े मूवमेंट किए जा रहे थे, यानी कि 3 बड़े बड़े बदलाव यहाँ पे हो रहे थे इंटरनेशनली, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री लोग किस प्रकार से लोग जा रहे होंगे, क्या क्या मूवमेंट था इसके बारे में तभी हमको यहाँ पे जाने को मिलेगा। चलिए उसके बारे में हम लोग स्टार्ट ही कर लेते हैं। सबसे पहला जो मूवमेंट हो रहा था वो था द फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी कि लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में व्यापार कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, कुछ वहाँ से खरीद के अपने देश में बेच रहे थे, कुछ अपने देश से ले जाकर कुछ दूसरे कंट्री में बेच रहे थे, है ना। तो मोटा मोटी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पहला जो मूवमेंट देखा गया वो ट्रेड का मूवमेंट देखा गया, है ना। कुछ सामान हमारे भारत से भी विदेश जाते थे, कुछ सामान हमारे विदेश से भी भारत आते थे। तो उस समय पे पहला मूवमेंट कौन सा हुआ, ट्रेड का, व्यापार का। तो वही लिखा हुआ है, इट इज़ द फ्लो ऑफ ट्रेड विच in the 19th century referred to the ट्रेड ऑफ गुड्स लाइक क्लॉथ एंड वीट। तो उस समय पे 19th सेंचुरी में जो ट्रेड होता था मेनली क्लॉथ और वीट का होता था, यानी कि कपड़ों का और गेहूं का। देखो भाई ये दोनों इंपॉर्टेंट था, क्यों इंपॉर्टेंट था, क्लॉथ पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, अपने अंग को ढकने के लिए कपड़ा तो चाहिए। अब आपने अंग ढक लिया तो क्या आपको भूख नहीं लगेगा, भूख तो लगेगा भाई, जब पेट है तो भूख तो लगना है। तो गेहूँ, वीट का मतलब गेहूँ, तो ये इन दोनों का खास करके उस समय पे ट्रेड होता था एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। उसके बाद सेकेंड मूवमेंट किसका है, सेकेंड फ्लो है द फ्लो ऑफ लेबर का। मूवमेंट बोलिए या फिर फ्लो बोलिए, दोनों का मतलब सेम समझना है आपको। उसके बाद है द फ्लो ऑफ लेबर। लेबर का फ्लो यहाँ पे कैसे हो रहा था, मतलब कि किस प्रकार से, अच्छा लेबर का मतलब क्या समझ रहे हैं आप यहाँ पे, लोग, मजदूर, है ना। तो अब यहाँ पे कैसे हो रहा था इनका फ्लो मूवमेंट देखते हैं। पीपल माइग्रेटेड टू वेरियस कंट्रीज इन सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो ऐसा दौर था जहाँ पे कि बहुत अलग अलग जगहों पर मंदी का दौर था, कहीं पे लोग मर रहे हैं भूखे, कहीं पे बहुत पैसा है तो कहीं पे बहुत कमी है ना। इस प्रकार का उस समय पे स्थिति लगातार बना रहता था। तो लोग क्या करते थे, अपने कंट्री से बाहर निकलते थे, दूसरे कंट्री में काम करने के लिए ज़्यादा जाते थे। वही नतीजा आज हमारे यहाँ पे देख लीजिए, वही नतीजा है कि आज हमारे इंडिया के लोग आपको अफ्रीका में मिल जाएंगे, श्रीलंका में मिल जाएंगे, अमेरिका में मिल जाएंगे, हर जगह पे आज आपको इंडियन मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो आज गए हैं, उनके पूर्वज बहुत पहले जा चुके हैं, है ना। उस समय पर उतना वीजा वजा का सिस्टम तो था नहीं, तो चले जाते थे लोग काम करने के लिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो कि चले तो गए लेकिन दोबारा वापस नहीं आए, वहाँ का उनको वातावरण माहौल अच्छा लग गया होगा, ठीक है। तो दूसरा क्या था, फ्लो ऑफ लेबर। तो पहला आपने देखा ट्रेड का फ्लो, उसके बाद आपने देखा लेबर का फ्लो जो कि बहुत ज़्यादा 19th सेंचुरी में फैल रहा था, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है द फ्लो ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या समझेंगे आप यहाँ पे, पैसा, है ना। चलिए जानते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। साथ ही साथ ये ऐसा दौर था जहाँ पे कि एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जाकर अपना फैक्ट्री लगाना, है ना, अपना इंडस्ट्री लगाना, नया नया कंपनी खोलना, वहाँ पे अपने सामानों को बना के बेचना, इस प्रकार का भी वहाँ पे चल रहा था। अब आप खुद सोच के देखिए कि यदि आप दूसरे कंट्री में अपना फैक्ट्री कंपनी ये सब लगाएंगे तो क्या आपको पैसे का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, करेगा, पैसे का ज़रूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सपोज मान लीजिए कि कोई इंसान उस समय पे अमेरिका का भारत में आया होगा अपने कंपनी को लगाने के लिए, तो बहुत सारा वो अपने साथ पैसा लेकर आया होगा, है ना। तो उसी पैसे को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये भी उस समय पे बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक आदमी दूसरे जगह पे जा रहा था, अपने नए नए फैक्ट्री को सेटअप कर रहा था, अपने सामानों को लगातार वो बेच रहा था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, किसका मालूम है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो भारत में आए थे, है ना। खाली हाथ तो नहीं आए थे, कुछ तो अपने सामानों को लेकर आए थे, है ना। बाद में सारा कुछ लेकर चले गए वो तो अलग बात है, लेकिन कुछ तो यहाँ पर वो अपने साथ लेकर आए थे कि भाई जब लेकर जाएंगे नहीं तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे,
है ना। तो ये हो गया हमारा फ्लो ऑफ कैपिटल। तो ये 3 फ्लो या फिर आप मूवमेंट बोल लीजिए, ये सबसे ज़्यादा उस समय पे देखा जा रहा था लोगों के बीचों में, है ना। यदि किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रूरत था उस समय पे लोगों को, तो इन्हीं 3 चीज़ों का ज़रूरत था, ट्रेड का, लेबर का और कैपिटल का, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो हो गया थोड़ा सा इसके बारे में कि किस प्रकार का मूवमेंट था। अब हमने कहा था कि जिसका खासियत है उसका कमी भी है, बुराई भी है ना। तो जानते हैं उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ड्रॉबैक ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लो। क्या ड्रॉबैक था इसके बारे में जानिए। ऑल दे 3 फ्लोज वेयर क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड हैड अफेक्टेड पीपल्स लाइफ। अब देखिए ध्यान से, ये तीनों फ्लो जो है ना, ये तीनों का तीनों फ्लो आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है जानिए इसके बारे में। देखिए, मान लीजिए कोई इंसान चाह रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड करना। सपोज मान लीजिए कि कोई भारत का इंसान है जो कि अपने भारत के सामानों को लेकर जाकर बेचना कहाँ चाहता है, अमेरिका में मान लीजिए, ठीक है। तो क्या वो अपना सामान अकेले लेके चल जाएगा क्या? नहीं, उसको लेबर चाहिए, है ना। तो ट्रेड करने के लिए उसको क्या चाहिए, लेबर चाहिए। अब जरा सोचिए, क्या यदि वो लेबर रखेगा तो क्या उस लेबर को पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, है ना। तो उसको क्या जरूरत पड़ गया, कैपिटल का जरूरत पड़ गया। इसके साथ ही साथ आप ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए यदि वो अपने जहाज से जा रहा है सामान को बेचने के लिए, तो क्या अमेरिका में आप लैंड कीजिएगा, अपने सामानों को बेचिएगा, तो क्या अमेरिका वाला आपके सामान के ऊपर टैक्स नहीं लेगा? लेगा। तो वहाँ पे कैपिटल भी आ गया ना। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ट्रेड करने के लिए लेबर और कैपिटल का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं? बिल्कुल कनेक्टेड है ना। तो आप ट्रेड कीजिएगा, आपको लेबर जरूरत पड़ेगा, लेबर आप लेंगे, देंगे, रखेंगे लेबर, तो उसको पैसा जरूरत देना पड़ेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल दीज 3 फ्लोज वेयर क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड हैड अफेक्टेड पीपल्स लाइफ। इसमें से यदि कोई भी एक गड़बड़ाया, कोई भी यदि एक गड़बड़ा गया तीनों में से, तो पूरी तरीके से उस फील्ड में जो आदमी लगा रहता था काम करने के लिए, उसका जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो जाता था। मान लीजिए यदि कोई इंसान, मान लीजिए लेबर ही है और उसको ना पेमेंट ही नहीं मिल पा रहा है, तो क्या वो लेबरी करना चाहेगा? कभी नहीं करना चाहेगा। अच्छा, कौन ऐसा फालतू आदमी है जो कि बिना पेमेंट का आपका काम करेगा? कोई नहीं करना चाहेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं यदि इन तीनों में से कोई भी चीज़ यदि एक गड़बड़ा जाता था, तो लोगों का जो है पूरी तरीके से सिस्टम ही गड़बड़ा जाता था, है ना। मान लीजिए कि लेबर ही नहीं मिल रहा है, तो क्या वो अपने सामानों को दूसरे कंट्री में जाके बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा, है ना। मान लीजिए ट्रेड ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या वो दूसरे कंट्री वाले लोग अपने सामानों को खरीद पाएगा, बेच पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये तीनों आपस में कनेक्टेड था। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द इंटर कनेक्शंस कुड सम टाइम्स बी ब्रोकन। तो बहुत बार ऐसा होता था कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक जो रिश्ता था, मतलब तीनों समझिए तो तीनों रिश्ता ही है ना। तीनों रिश्ते की तरह काम कर रहा है। यदि रिश्ता अच्छा है तीनों का तो अच्छे से काम चलेगा, यदि खराब हुआ तब तो बर्बाद हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि कभी कभी ना इन तीनों के बीच में कभी कभी मतलब कि दरार भी आ जाता था, है ना। कोई एक सिस्टम गड़बड़ा गया तो पूरी तरीके से तीनों गड़बड़ा जाता था। पैसे का कमी तो पूरा खत्म। मतलब कि मोटा मोटी देखा जाए, कहा जाए तो कभी कभी इन तीनों में से कोई एक जैसा ऐसा जरूर होता था जो कि पूरी तरीके से टूट जाता था, बिखर जाता था, है ना। तो लोगों के जीवन पे असर पड़ेगा जो उससे जुड़ा हुआ है। तो वही यहाँ पे था। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेबर माइग्रेशन वाज ऑफन मोर रेस्ट्रिक्टेड देन गुड्स और कैपिटल फ्लोज। देखिए क्या लिखा हुआ है, साफ से यहाँ पे पढ़िए ध्यान से, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। लेबर माइग्रेशन वाज ऑफन मोर रेस्ट्रिक्टेड देन गुड्स और कैपिटल फ्लोज। तो लेबर को यहाँ पे ना अलग अलग कंट्री में रोका जाता था, लेबर को आने से रोका जाता था, लेकिन गुड्स और कैपिटल का जो फ्लो था उसको रोका नहीं जाता था। समझ रहे बात को। जैसे मान लीजिए सपोज कोई इंसान अपने यहाँ इंडिया में आ रहा है सामान को बेचने के लिए, तो भाई उसके सामान को तो आप आने दीजिएगा ना, क्योंकि सामान बेचने आ रहा है, आप सामान को तो नहीं रोक सकते हैं, तो सामान को आप आने दीजिएगा, पहला ही चीज़ हो गया। दूसरा, वो अपने साथ कुछ पैसों को लेकर आ रहा है तो उसके लिए भी आप नहीं रोक पाइएगा। लेकिन हाँ, यदि वो इंसान भारत में कुछ लेबर को लेके आ रहा है तो बिल्कुल आप लेबर को रोक सकते हैं। क्यों रोक सकते हैं मालूम है? क्योंकि आप हो सकता है कि आप कहें कि लेबर आप अपना उधर लेके जाइए, आपके साथ जो काम करेगा वो लेबर भारत का होगा। इससे क्या होगा, भारत के लोगों को रोज़गार मिलेगा, है ना। तो हर एक कंट्री चाहता है कि भाई हमारे लोगों को क्या मिले, रोज़गार मिले। तो वही यहाँ पे है कि गुड्स और कैपिटल को नहीं रोका जाता था उस समय पे, लेकिन किसी चीज़ को खास करके यदि रोका जाता था तो वो क्या था, लेबर। क्योंकि हर एक कंट्री चाहता था
हर एक कंट्री चाहता था कि आप अपने साथ पैसे को लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, अपने सामानों को लेकर आइए, उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने साथ ज़्यादातर लेबर को लेकर मत आइए, क्योंकि लेबर हम आपको खुद देंगे। इससे क्या होगा, आपका काम भी हो जाएगा और हमारे कंट्री के लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा, है ना। तो ये कुछ ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक में मेनली आपने ये पढ़ा कि यदि तीनों में से कोई एक भी सिस्टम गड़बड़ाया तो पूरी तरीके से ये जो तीनों आपस में कनेक्टेड था वो उसका चेन टूट जाता था। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया कि किस प्रकार से खास करके 3 चीज़ों का फ्लो या फिर मूवमेंट उस समय पे हो रहा था। चलिए, उसके बाद अब जब इतना कुछ आपने पढ़ लिया तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अब वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप, अब किस प्रकार से वर्ल्ड इकोनॉमी अपना एक नया रूप ले रहा था, है ना, अलग अलग अपना नया रूप ले रहा था। इसी के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।